तो आइए हम शुरू करें टैक्सेशन के बारे में सीखना। टैक्सेशन, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, और जिसे नहीं पता होगा उसे पता लग जाएगा। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आखिर है क्या? तो इन दोनों में एक ये फ़र्क है कि डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स जिस पे लगता है वो ही अगर उसे पे करेगा तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। हाँ, मतलब अगर ये टैक्स आप पे लगा है और आप ही इसे पे कर रहे हो तो ये है डायरेक्ट टैक्स। अब बच्चा इसमें कहेगा कि सर फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या वो होता है जो कोई और पे करता है? तो मैं कहूँगा हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पे लगता है वो नहीं पे करता, अपना बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है। ये मेजर डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। इन दोनों के एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स का सबसे एक एग्जांपल है इनकम टैक्स, जिसे हम कहते हैं पर्सनल टैक्स भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के काफ़ी एग्जांपल हैं। जो इसके सबसे मेन एग्जांपल, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है सर्विस टैक्स। इसके अलावा वैट, सीएसटी, काफ़ी सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे उसे? कि वो टैक्स जो हम पे लगे और हम ही पे करें वो होता है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स हम पे लगे और हम उसका बर्डन आगे शिफ्ट कर दें तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या होता है? आप लोग, आपके मम्मी पापा, सब लोग इनकम कमाते हैं। ठीक है, अब उस इनकम पे जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं वो होता है इनकम टैक्स। अब इसमें बच्चा कहेगा कि सर हम इनकम भी कमाएं और फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट को टैक्स भी दें। मैं कहूँगा हाँ, यही नियम है। इंडिया में रहोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड टैक्स देना पड़ता है। जिस भी देश में आप इनकम कमाते हो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये जो इनकम है जो आप कमा रहे हो ये आपने इंडिया में कमाई है, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके कमाई है, तो आपको इसके ऊपर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और ये टैक्स सब देते हैं। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन, ये एक बहुत ही मतलब वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, और ये डेली लाइफ में यूज़ आने वाला सब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आखिर है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारी गवर्नमेंट है। ये टैक्स पेई है। टैक्स पेई मतलब जिसको टैक्स पे करना है। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स पेई पे लायबिलिटी डाल दी कि भाई आपको इतना टैक्स पे करना है। इस टैक्स पेई ने वो टैक्स पे कर दिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने लायबिलिटी इस पे डाली, इसी ने पे कर दिया, तो मतलब ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। अब इसने क्या किया, दूसरे केस में इसने अपनी लायबिलिटी आगे शिफ्ट कर दी और उसने इसको पे किया और इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इसने अब ये जो है जिस पे इसने लायबिलिटी शिफ्ट करी, ये कस्टमर हो सकता है। अरे किस चीज़ का कस्टमर होगा? हो सकता है ये कोई सर्विस दे रहा हो जिस पे उसने सर्विस टैक्स लगा दिया हो। हाँ, गवर्नमेंट यही कहती है। जैसे कि एग्जांपल है, आप सबने देखी होगी बाहुबली 2।
सबने देखी होगी बाहुबली टू। बाहुबली टू की टिकट में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो उसमें एक टैक्स लगा होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स। बाहुबली टू क्या, सब सारी मूवीज की टिकट में एक एंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता है। अब वो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट जो सिनेमा हॉल्स है उन्हें कहती है कि आप हमें एंटरटेनमेंट टैक्स दो। अब सिनेमा हॉल वाला कहता है कि ये अच्छा है, मैं मूवी भी दिखाऊं और एंटरटेनमेंट टैक्स भी गवर्नमेंट को दूं। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, आपको नहीं देना ये टैक्स, आप कस्टमर से कलेक्ट करो, अब कस्टमर से कलेक्ट करके हमें दो। अब ऐसे सिनेमा हॉल बड़ा खुश कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो ये टैक्स अपना कस्टमर से लेना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो इसमें क्या होगा, अब ये सपोज करो ये आपका सिनेमा है, सिनेमा, ये कस्टमर आया इस पे, ठीक है, इसने वो लायबिलिटी इस पे डाल दी। कौन सी लायबिलिटी, एंटरटेनमेंट टैक्स की। कस्टमर ने इसे पे कर दिया। इसने क्या किया, इसने ये पैसे अपनी जेब में नहीं रखे, इसने ये पैसे आगे पे कर दिए। किसको, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट ने इस पे लायबिलिटी डाली ही थी जो इसने आगे शिफ्ट करी थी। तो अब जो ये पोर्शन है, जब गवर्नमेंट आप पे लायबिलिटी डाले और आप ही उसे पे कर रहे हो, तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। और जब ये पूरा पोर्शन आ जाता है, जब गवर्नमेंट आप पे लायबिलिटी डाले और आप वो लायबिलिटी आगे डाल देते हो कस्टमर पे, और कस्टमर से वो पैसे ले लेते हो और फिर वो पैसे गवर्नमेंट को पे कर देते हो, वो कहलाया जाता है इन डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम कहते हैं आईडीटी। तो उम्मीद है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में आपको लोगों को डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं और जो अगली वीडियोस में जो हम कवर करेंगे, वो हम कवर करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। जब डायरेक्ट टैक्स हमारा कवर हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ एक इनकम टैक्स ही है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें जो बेसिक है, जो इस पूरे सब्जेक्ट में आप लोगों के सामने कई बार आएंगी, वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इनकम टैक्स आखिर है क्या। जब हम कहेंगे कि हम इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हम इनकम टैक्स लॉज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स लॉज, यानी कि इनकम टैक्स के लॉ क्या, फिर क्या है इनकम टैक्स के लॉज, ये क्या है, वो पढ़ने जा रहे हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा का पूरा हम लॉ पढ़ने जाएंगे। अब इस इनकम टैक्स लॉज के हमारे पास सोर्स क्या है। ये जो इनकम टैक्स लॉ है, इसका कुछ सोर्स भी तो होगा। ये थोड़ी ना कि मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ पे लॉ बनाऊंगा, इसका कोई सोर्स होगा, वहीं से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जो इसके सोर्स हैं वो भी आप देख लो कि हम इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या सोर्स लेंगे। पहला तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या है इनकम टैक्स एक्ट 1961? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इनकम टैक्स के बारे में बताता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताता है ये, जैसे कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, उस टैक्सेबल इनकम पे कैसे टैक्स लायबिलिटी लगी जाती है, पेनल्टीज वगैरह, इन सब के बारे में बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा जो हमारा सोर्स है वो होंगे हमारे फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तीसरे जो हमारा सोर्स होगा, इनकम टैक्स रूल्स।
चौथा सोर्स हमारा जो होगा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। ये सब क्या है, ये सब बताएंगे अभी आपको। पांचवा जो हमारा होगा वो होंगे केस लॉस। अब ये क्या चीजें हैं ये आप समझ लो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये हमारी मेन एक्ट है, यहीं से सब कुछ ये कहानी शुरू हुई थी। 1961 में जब ये इनकम टैक्स एक्ट आया था तो यहीं से ये सब शुरू हुआ था। ठीक है, अब ये इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है और उस टैक्सेबल इनकम पे कैसे टैक्स लायबिलिटी लगती है, फिर पेनल्टीज के बारे में बताता है और कई तरह की चीज़ें बताता है जो कि आप जैसे जैसे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे आप सीखते रहोगे। अब क्या है ये फाइनेंस एक्ट क्या है, तो ये फाइनेंस एक्ट, अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये 1961 में बना था, आज से यानी कई सालों पहले। अब ये तो नहीं है कि जो इस एक्ट में लिख दिया गया वो एकदम पत्थर की लकीर हो गई कि हाँ भाई वो आज भी माना जाएगा। अब 1961 और 2017 बहुत लंबा समय होता है, तो ये तो नहीं है ना कि जो 1961 में लिख दिया उसी को ही हम मानते हुए चलेंगे 2017 में भी। तो क्या होता है, आप लोग अगर देखते हो न्यूज़ चैनल वगैरह तो फेब्रवरी के हर आखिरी डेट पे, इस साल तो आखिरी डेट पे नहीं प्रेजेंट हुआ था, फेब्रवरी के हर साल की फेब्रवरी आखिरी डेट पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट पेश करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं यूनियन बजट। वो यूनियन बजट आखिर होता क्या है, तो वो यूनियन बजट ये होता है, हाँ जो ये यूनियन बजट है ना, ये जो यूनियन बजट होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं हर फेब्रवरी की आखिरी डेट को, वो ये होता है। और ये क्या करता है, ये फाइनेंस एक्ट इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चेंजेस लाता है। यानी कि फाइनेंस एक्ट जो हर साल आता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चेंजेस लाता है। अब वो चेंजेस कैसे लाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था तो उन दिनों पे यानी कि 1960s में, उन दिनों में इनकम टैक्स का जो रेट था ना वो 98% था। समझ रहे हो, 98%। यानी गवर्नमेंट ये कहती थी कि आप 100 रुपये कमाओ, 100 रुपये इनकम कमाओ और 100 रुपये की इनकम में से 98 रुपीज़ टैक्स भर दो गवर्नमेंट को। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये बचते थे आपके पास। ये स्लैब रेट था पहले उन दिनों। आज तो ये स्लैब रेट नहीं है ना, तो ये स्लैब रेट किसने कम किया, ये स्लैब रेट हर साल फाइनेंस एक्ट कम करता है। जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है वो चीज़ें क्या है, क्या चेंजेस है, सब वो फाइनेंस एक्ट लाता है। अब फाइनेंस एक्ट जो है साल में एक बार आता है, फेब्रवरी में, ठीक है। और फेब्रवरी में आके ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए होता है। हर साल एक नया बजट आता है, हर साल एक नया फाइनेंस एक्ट आता है और फाइनेंस एक्ट उस साल के 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए होता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो जो चीज़ें होंगी वो सब इस फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। फिर अगले साल फरवरी में बजट आएगा, वो फिर उस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब ये तो नहीं है ना कि फरवरी के बीच में आपने चेंजेस ला दिए और उसे एप्लीकेबल कर दिया, तो बीच में आप चेंजेस जो लाओगे, सपोज करो यहाँ पे कुछ लिखा हो, ठीक है, अब आपको उसे चेंज करना हो, ये बहुत टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा होता है कि लाइंस का एक डबल मतलब ले लेते हैं कि उसका एक कहना कुछ और चाहता है लेकिन लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल है, रुको मत जाओ। अब ऐसा क्या मीनिंग है, जैसे ये लिखते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रुको मत
जाओ। अब ये फाइनेंस एक्ट ने लिखा, सपोज करो कि फाइनेंस एक्ट ने ये लिखा रुको मत जाओ, लेकिन वो कहना क्या चाहता था? वो कहना चाहता था कि रुको मत जाओ, और लोगों ने उसका मतलब क्या ले लिया? पीपल। रुको मत जाओ, लोगों ने इसका मतलब ये ले लिया कि रुको मत जाओ। ठीक है, फाइनेंस एक्ट कहना चाहता था रुको मत जाओ, लोगों ने क्या मतलब ले लिया? रुको मत जाओ। अब ये हो गई ना, एक ही सेंटेंस को जो वो रिप्रेजेंट करना चाहता था उसका कुछ गलत मतलब ले लिया इन्होंने। तो अब इसको फाइनेंस एक्ट कैसे शुरू करेगा, कैसे सही करेगा? रुको मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉमा डाल देगा, रुको मत जाओ। तो अब ये जो चीज है, अब फाइनेंस एक्ट में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन उसे जब ये करना है, और सपोज करो ये उसे अक्टूबर में पता लगा कि ये चीज अक्टूबर में करनी है। अभी अक्टूबर में, अब अगली फरवरी का तो वेट करेगा नहीं, अगली फरवरी का तो वेट करा तो लोग इस चीज का फायदा उठा जाएंगे। तो वे कैसे चेंज करेगा? इसके लिए वो करता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। ये सर्कुलर और नोटिफिकेशन कैसे पता लगता है लोगों को? तो ये जो है ये निकालता है ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, ये गवर्नमेंट की एक अपनी मैगजीन होती है ऑफिशियल गैजेट, जो कि इनकम टैक्स के बारे में, तरह के टैक्सेस के बारे में बताती है। उसमें ये जो है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस निकालता है। इनकम टैक्स रूल्स हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ही दिए होते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं कि जब उसे फाइनेंस एक्ट लगने के बाद कुछ चेंजेस करने होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, तो वो उसके थ्रू, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन के थ्रू करता है। पांचवी जो चीज़ है, केस लॉस। जो एक केस लॉस है, ये क्या है? तो एक केस लॉस सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सबको पता होगा, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट। मतलब अगर उसने कुछ रूलिंग दे दी तो उसके बाद उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आती हैं उनके ऊपर जो होता है वो होता है केस लॉस। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दे दी कि हाँ भाई ये ही चीज़ मानी जाएगी, तो वो जो है ऑफिशियल हो जाएगा, यानी कि उस पर कुछ फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो अब आपको इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेज के बारे में पता लग गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चेंजेस लाता है, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस, केस लॉस। अब दूसरी बात, ये इनकम टैक्स जो है इसको इंडिया में मैनेज कौन करता है? अब अगर इंडिया इतना बड़ा है, इतने कई सारे लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है? तो इसको भी देख लो। इनकम टैक्स को जो इंडिया में मैनेज करते हैं, पहला तो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तीसरा है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये तीन चीज़ें हैं, या फिर ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इनकम टैक्स को मैनेज करते हैं इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे कहते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि इंडिया में देखता है कि कौन कितना रेवेन्यू वगैरह कमा रहा है,
CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि डायरेक्ट टैक्स वगैरह के सारे देखता है कि क्या चल रहा है इंडिया में, क्या नहीं चल रहा। तो ये 3 डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को मैनेज करते हैं इंडिया में। अब हम लोग इस फाइनेंस एक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि फाइनेंस एक्ट को मतलब थोड़ा और डेप्थ में और इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। फाइनेंस एक्ट तो जैसे मैंने पहले बताया था कि फाइनेंस एक्ट फरवरी में आता है और 1 अप्रैल को एप्लीकेबल हो जाता है। सपोज करो ये फाइनेंस एक्ट आया हमारा 2016 में प्रेजेंट हुआ, तो एप्लीकेबल कब होगा? 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 को। अब फाइनेंस एक्ट एक और आया अगले साल, वो आया फरवरी में 2017 की। अब वो कब एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक। तो ऐसे ऐसे ये हर साल फाइनेंस एक्ट आते हैं और इस पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर ईयर में एप्लीकेबल हो जाते हैं। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है और हर साल इसका क्या काम होता है? हर साल इसका सिर्फ एक ही काम होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट्स लाता है। क्या लाता है? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस। कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये चेंजेस हुए हैं जो कि इस फाइनेंस एक्ट के अगेंस्ट हुए हैं। अब ये फाइनेंस एक्ट फरवरी 2017, तो जो फाइनेंस एक्ट 2016 में आया उससे हम कहेंगे फाइनेंस एक्ट 2016। जो फाइनेंस एक्ट 2017 में आया उसे हम कहेंगे 2017 फाइनेंस एक्ट। और ये हमें चेंजेस बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो नवंबर 2017 या फिर दिसंबर 2017 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंस एक्ट 2016 एप्लीकेबल होगा नवंबर दिसंबर 2017 के स्टूडेंट्स के लिए। नवंबर में आपके सीए के पेपर होते हैं, दिसंबर में आपके सीएस और आईसीडब्ल्यूए के पेपर होते हैं। तो जो नवंबर 2017 दिसंबर 2017 पेपर देने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2016। और जो आगे की वीडियोस है वो मैं फाइनेंस एक्ट 2016 के ऊपर ही बनाऊंगा। फाइनेंस एक्ट 2017 के ऊपर अगली बार वीडियोस बनाएंगे जो कि एप्लीकेबल होंगे अगले साल 2018 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए। लेकिन आने वाली वीडियोस फाइनेंस एक्ट 2016 के ऊपर ही बनेंगी। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2016 के बारे में, तो ये कब एप्लीकेबल हुआ होगा? ये एप्लीकेबल हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। अब सर ये 1 अप्रैल 2016 एप्लीकेबल आप बता तो रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेबल हुआ होगा मतलब क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब भी सुन लो। इसका मतलब ये है कि इस पीरियड के बीच में 1 अप्रैल 2016 के बीच में से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में जो भी इनकम आप कमाओगे इस पीरियड के बीच में, उस पर जो आप टैक्स दोगे वो फाइनेंस एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग दोगे। अब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 में आप इनकम कमाओगे, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे दोगे? ये थोड़ी ना है कि आपने 2 अप्रैल को सपोज करो 500 रुपये कमाए
तो चलो गवर्नमेंट को टैक्स दिए आते हैं, ठीक है। फिर 4 अप्रैल को आपने कमाए, फिर कहोगे चलो गवर्नमेंट को टैक्स दिए आते हैं। ये थोड़ी ना होता है। कोई गवर्नमेंट आपके लिए थोड़ी ना बैठी है कि आप हर दिन कमाओ और हर दिन उसके ऊपर टैक्स दे के आओ। तो गवर्नमेंट आपसे कहती है हमने ये पीरियड आपको दिया है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, इसमें आप इनकम कमाओ, हर दिन कमाओ, हर रात कमाओ, हर घंटे कमाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये खत्म हो जाए पीरियड 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017, जब ये पीरियड खत्म हो जाए ना, उसके बाद हमें इस पूरे पीरियड में जो इनकम कमाई होगी आपने उसके ऊपर टैक्स दे देना। बस किस्सा खत्म। आप भी खुश, हम भी खुश। समझ रहे हो क्या कह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आपसे ये नहीं चाहती कि आप हर दिन कमाओ इनकम और हर दिन उसके ऊपर टैक्स दे के आओ। वो कहती है आप पूरे 1 साल कमाओ, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, 1 साल होता है ये, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है ये, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, बहुत बेसिक चीज़ है। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक इनकम कमाओ और हमें अगले साल उस इनकम पे टैक्स दे दो। अब अगला साल मतलब क्या? अगला साल मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 के बीच में हमें इस इनकम के ऊपर, इसमें इनकम कमाओ और इसमें टैक्स दे दो। कौन सी इनकम पे टैक्स दे दो? इस वाली इनकम पे टैक्स दे दो। समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि इस साल में इनकम कमाओ और इस साल में हमें टैक्स दे दो। तो यहाँ पे 2 साल हो गए ना, एक तो ये साल जिसमें आप इनकम कमा रहे हो और दूसरा ये साल जिसमें आप टैक्स भरोगे। तो टैक्सेशन की भाषा में, या फिर हाँ, टैक्सेशन की भाषा में इस साल को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर और इस साल को हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब क्या? प्रीवियस ईयर मतलब क्या? जिस साल में आप इनकम कमाओगे उसका मतलब है प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर मतलब क्या? जिस साल में आप कमाई हुई इनकम पे टैक्स भरोगे उसका मतलब है असेसमेंट ईयर। इस फाइनेंस एक्ट 2016 में आपका प्रीवियस ईयर जो रहेगा वो ये रहेगा 2016-2017, और जब का असेसमेंट ईयर रहेगा वो ये रहेगा 2017-2018। अब जब फाइनेंस एक्ट 2017 आएगा, फाइनेंस एक्ट 2017 आएगा, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्या होगा? उसमें प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा 17-18, और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। अब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही साल इनकम कमाओगे उसके बाद इनकम ही नहीं कमाओगे। इस साल में इनकम कमाओगे, फिर इस साल में भी इनकम कमाओगे, फिर इस साल में भी इनकम कमाओगे। इनकम तो हर साल कमाओगे ना, जब तक जियोगे तब तक इनकम कमाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही साल में इनकम कमाए और उसके बाद बस खत्म, बैठो। इनकम तो इस साल में भी कमाओगे। इस साल की इनकम जो कमाओगे उस पर टैक्स कब दोगे? इस साल में। इस साल में जो इनकम कमाओगे उसके ऊपर टैक्स कब दोगे? इस साल में। इस साल पे जो इनकम कमाओगे उसके ऊपर टैक्स कब दोगे? अगले साल में। तो ये प्रोसीजर है जो चलता रहता है। आप बस ये याद रखो कि प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल में आप इनकम कमाओगे। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल में आप असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल में आप टैक्स कमाई हुई इनकम पे पे करोगे। ये आपका प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है। 2017-18 आपका असेसमेंट ईयर है। जब आपका असेसमेंट ईयर 18-19 होगा तो प्रीवियस ईयर 17-18 हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगा। बहुत बार आप लोग इसे आगे पढ़ोगे भी कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, तो इसको अच्छे से समझना। जिसको समझ नहीं आ रहा वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस से देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखो। फिर भी समझना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। और अगर फिर भी समझना है तो मुझे एक मेल कर देना,
मेल आईडी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको उस मेल पे रिप्लाई कर दूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अच्छे से समझना कि क्या है प्रीवियस ईयर और क्या है असेसमेंट ईयर। अब हम कह तो रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओगे, लेकिन ये क्या है इनकम, आखिर इनकम है क्या? ठीक है, आओ तो थोड़ा सा जानेंगे इनकम के बारे में कि आखिर इनकम क्या है। इनकम, हर कोई इनकम कमाता है, बिना इनकम के तो इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं सबको एक एज में आके इनकम कमानी शुरू करनी पड़ती है। जो भी आप पैसा कमाते हो, चाहे वो कैसे भी कमाओ, बिजनेस से कमाओ, नौकरी करके कमाओ, कुछ चीज़ बेचो, कुछ सर्विस प्रोवाइड करो, इनकम होती है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, आपकी उस इनकम पे हमें टैक्स दे दो। अब इनकम तो कैसे भी कमाओ, मैंने कहा क्या कहा कि बिजनेस करो, जॉब करो, कोई चीज़ बेचो, कुछ सर्विस प्रोवाइड करो, इनकम तो आप कमा ही रहे हो ना। उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, वो इनकम होती है। अब गवर्नमेंट हमसे कहती तो है कि इनकम के ऊपर टैक्स दे दो, लेकिन कैसे पता लगे क्या टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है, कैसे देना है टैक्स, ये सब भी तो पता होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट आपको बताती है वापस। अब हम क्या आएंगे, किस पे आएंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। इनकम टैक्स एक्ट 1961, यही अब आप आगे पढ़ोगे। फाइनेंस एक्ट मैंने आपको बता दिया 2016 एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस ईयर बता दिया है, असेसमेंट ईयर बता दिया है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम। तो अब क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन है, सेक्शन 4। सर ये सेक्शन याद रखने इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काम आ सकते हैं। मैं कहूँगा याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो भी ठीक है, लेकिन गलत सेक्शन मत लिख के आना। सेक्शन जब ही लिखना जब आपको पक्का यकीन हो कि हाँ यही सेक्शन है। अगर सेक्शन 4 है तो जो जिस चीज़ के बारे में सेक्शन 4 है, अगर आपको पक्का यकीन है तो ही लिखना एग्जाम में। गलत सेक्शन लिख दोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे। सेक्शन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर गलत सेक्शन लिख दिया तो मार्क्स पक्का कट जाएंगे। एग्ज़ाम में आप लोग अपेयर करोगे, सीए के एग्ज़ाम में अपेयर करोगे, सीएस के एग्ज़ाम में अपेयर करोगे, आईसीडब्ल्यू के एग्ज़ाम में अपेयर करोगे। प्रेजेंटेशन इन एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स में। तो कभी भी गलत सेक्शन लिख के मत आना। सेक्शन के बारे में श्योर नहीं हो मत लिखो, लेकिन लिखना जब श्योर हो। और सेक्शन 4 हमें क्या बताता है, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। क्या मतलब है इसका कि चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, यह हमें बताता है कि जो इनकम आप एक प्रीवियस ईयर में कमाओगे, उसके ऊपर कितना टैक्स दोगे, कैसे टैक्स दोगे, वो हमें ये सेक्शन 4 बताएगा। अब क्या कहता है ये सेक्शन 4, ये भी ज़रा देख लेते हैं। ये सेक्शन 4 हमें कहता है कि टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्या कहता है, टैक्स शैल बी चार्ज्ड at the rates prescribed by annual finance act for the year।
अब इस लाइन का मतलब क्या है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, ये हमें क्या बताता है कि टैक्स चार्ज होना चाहिए एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर द ईयर। यानी कि एनुअल फाइनेंस एक्ट मैंने आपको पहले बता दिया है, आप लोगों के लिए फाइनेंस एक्ट 2016 है। रेट्स क्या है फाइनेंस एक्ट 2016 में, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा अभी। फॉर द ईयर यानी कि एक साल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। कौन सा साल वो होगा? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के लिए। फाइनेंस एक्ट जो 2016 जो रेट्स बताएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो इनकम आप इस पीरियड के बीच में कमाओगे उसी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये नहीं है कि अगर आपने इनकम कमाई है अक्टूबर 2012 में तो उसके ऊपर ऐसे टैक्स पे करोगे, नहीं, उसके ऊपर उस टाइम के रेट्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर जो भी इनकम आपने 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में कमाई है उसके ऊपर कौन से रेट्स एप्लीकेबल होंगे? जो फाइनेंस एक्ट 2016 ने बताया होंगे। रेट्स क्या हैं थोड़ी देर में आपको पता लग जाएंगे, तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए। दूसरी चीज क्या कहता है ये कि जो टैक्स चार्ज होगा वो एवरी पर्सन के ऊपर होगा। टैक्स चार्ज is on every person under section 231। अब ये लाइन हमें क्या कह रही है कि जो टैक्स चार्ज होगा, कौन सा टैक्स चार्ज होगा? जो रेट्स फाइनेंस एक्ट 2016 ने बताए हैं वो टैक्स जो चार्ज होगा वो एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के ऊपर चार्ज होगा जो कि अंडर सेक्शन 231 में के अंडर आता है। अब इसमें भी एक और चीज़ है, ये समझ लो, ये 231 इसको लिखने का एक तरीका है। इसको ये मत बोलना कि सेक्शन 231 ऐसे, इसका मतलब ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। ये 2 ब्रैकेट में 31 का मतलब ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। आगे बहुत बार आएगा ऐसे कि 248, 24, 2 फलाना ढिमकाना। इसका मतलब यही होगा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, सेक्शन 2 सब सेक्शन 48, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4। तो जब भी आप आगे जाके जब भी आप सीए बनोगे या कुछ भी जो भी आप कर रहे हो वो बन जाओगे, तो जब भी आप प्रेजेंट करोगे ये मतलब सेक्शन 231 वो अलग ही सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन 231 सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 पर्सन, एवरी पर्सन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। अब ये पर्सन क्या है आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 231 पे अभी हम काफ़ी लंबी चर्चा करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं और क्या कहता है ये चार्जिंग सेक्शन। ये कहता है कि टैक्स इज चार्जेबल on the total income earned during previous year। अब ये कह रहा है कि इस लाइन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो टैक्स चार्ज किस पे होगा? एवरी पर्सन के ऊपर। टैक्स चार्जेबल टोटल इनकम के ऊपर होगा जो कि प्रीवियस ईयर में कमाएंगी होगी। मैंने बताया था आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 16-17।
ठीक है ना। फाइनेंस एक्ट 2016 के रेट्स के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा हर एक पर्सन के ऊपर जो कि अंडर सेक्शन 231 में है, और उस पर्सन के टोटल इनकम के ऊपर चार्ज होगा जो उसने कमाई हुई होगी प्रीवियस ईयर में 2016-17। तो ये पूरा आपका एक सेक्शन बन रहा है। ये सेक्शन आपको क्या कहता है? सेक्शन 4, टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर द ईयर। टैक्स चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये आपको बता रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2016 में जो रेट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से टैक्स चार्ज होगा हर एक पर्सन के ऊपर जो अंडर सेक्शन 231 में आता है, और हर एक की टोटल इनकम के ऊपर चार्ज होगा। अगर वो पर्सन सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में है और उस पर्सन ने कुछ इनकम कमाई है तो फिर उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। टैक्स कैसे चार्ज होगा? इन रेट्स के हिसाब से। अब आगे देखते हैं और क्या कहता है ये सेक्शन। बस इस सेक्शन को हम यही रोकते हैं। ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेक्शन आखिर कहना क्या चाहता है। टैक्स, ठीक है, क्या कहना चाहता है सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ लिया, असेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब एक और एक टर्म है जो कि आप लोगों के इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए एकदम, सोते जागते कोई भी भूलो फटाफट से पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। अब ऐसी एक और टर्म है असेसीज। असेसी, ASSESSEE, असेसी। अब ये असेसी क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि आखिर असेसी होता क्या है। अब असेसी वो पर्सन होता है जिसके ऊपर इस इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा कोई भी पेमेंट पेएबल है। समझ रहे हो? यानी कि हर कोई एसएससी है, जो भी इनकम कमा रहा है वो एसएससी है, क्योंकि जो इनकम कमा रहा है उसको टैक्स तो देना है ना। उसके ऊपर इस इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक पेमेंट लायबल हो गई ना, तो वो एसएससी बन गया। ठीक है, सिंपल है एकदम। एसएससी क्या है? जिसको इनकम टैक्स पे करना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, वो एसएससी है। सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ इसमें इधर उधर की बातें नहीं है। एसएससी क्या है? जिसके ऊपर कोई भी पेमेंट बकाया है इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, वो एसएससी है। अब हम लोगों ने अभी चार्जिंग सेक्शन 4 में एक चीज पढ़ी थी, एवरी पर्सन। किसमें था वो? कौन सा सेक्शन बता रहा था हमें, याद है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 बता रहा था हमें पर्सन के बारे में। क्या बता रहा था वो पर्सन के बारे में? अब हम पढ़ेंगे पर्सन आखिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग पर्सन क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर्सन के बारे में क्या कहता है, आइए इसे भी देखते हैं। एक लेमैन या फिर एक आम आदमी की भाषा में अगर बोले तो पर्सन क्या होता है? एक आप, मैं, जो एक लिविंग बीइंग है वो पर्सन हो गया। उसके हिसाब से मेल फीमेल वो पर्सन हो गया। लेकिन इनकम टैक्स में पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल में आके नहीं रुक जाता। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन बहुत वाइड टर्म है, और ये क्या टर्म है इसको हम अभी देखते हैं। अब सेक्शन 231 क्या कहता है कि पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। पहले लिखेंगे फिर एक एक करके सबका मीनिंग बताऊंगा। एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
अ कंपनी, अ फर्म, AOP, BOI, local authority, every artificial judicial person, every artificial judicial person। अब इस डेफिनेशन के अंदर 7 चीज़ें कवर करी हैं। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे आप लोग कहते हो HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल के बारे में कि इंडिविजुअल क्या है। हर कोई इंडिविजुअल है, जैसे आप, मैं। जब कोई एक पर्सन लिविंग भी इनकम कमाता है उसे इंडिविजुअल कहते हैं। अब एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अब वो कहेगा कि जी मैं तो इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल ने कमा ली, सैलरी के ऊपर कमा लिया कि कोई किसी का काम करता है वो इंडिविजुअल हो गया। कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी मेल फीमेल जो एक इनकम कमाएगा वो इंडिविजुअल के अंडर कवर हो जाएगा। अब कहता है कि जी मैं तो HUF हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहेगा, कोई नहीं, यहाँ आ जा, तू इंडिविजुअल नहीं है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो एक पुश्तैनी बिजनेस जिसे कह सकते हो, हिंदू एंड HUF जिसे कहते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने 11th 12th में पढ़ा होगा, इंडिविजुअल, HUF। अब वो कहेगा जी मैं तो कंपनी हूँ, तो इनकम टैक्स कहेगा ठीक है, कंपनी भी कवर है। सबको पता है कि कंपनी की एक अपनी अलग लीगल एंटिटी होती है, एक अपनी अलग पहचान होती है, तो उसने कंपनी भी कवर कर ली। ऐसी फर्म है, फर्म की भी एक अपनी अलग सेपरेट एंटिटी होती है, एक लीगल एंटिटी होती है, ऐसी उसने फर्म भी कवर कर ली। कोई भी इंडिविजुअल पैसे कमाए, कोई भी HUF पैसे कमाए, कोई भी कंपनी पैसे कमाए, कोई भी फर्म पैसे कमाए, कवर है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। अब AOP BOI क्या है? AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 4-5 जने मिलके कुछ पैसे कमा लिए, 5-6 जने मिले, कुछ काम करा और उन्होंने पैसे कमा लिए, तो वो भी कवर हो गया इसमें, ठीक है। समझ रहे हो ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 4-5 जने मिले, उन्होंने कुछ पैसे कमा लिए, तो वो भी कवर हो गए। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी तो सबको पता है कि मतलब म्यूनिसिपल वगैरह, उनके ऊपर भी टैक्स लग जाता है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई भी लीगल एंटिटी जो कि ऊपर इन 6 में कवर नहीं होती। अब यूनिवर्सिटी, कोर्ट्स वगैरह इन 6 के उसमें कवर नहीं होती ना, तो उसने इसमें डाल दिया। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट ने सबको कवर कर लिया पर्सन के अंदर, चाहे आप कोई भी हो, इंडिविजुअल हो यहाँ टैक्स लगा दो, HUF हो यहाँ टैक्स लगा दो, कंपनी हो यहाँ टैक्स लगा दो, फर्म हो यहाँ टैक्स लगा दो, AOP BOI हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो यहाँ टैक्स लगा दो, लोकल अथॉरिटी हो यहाँ टैक्स लगा दो, इसके अलावा कोई और हो यहाँ टैक्स लगा दो। यानी कि कहीं भी किसी को भी छोड़ा नहीं है, समझ रहे हो ना। चाहे आप कोई भी हो, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं हो कि जी मैं तो कंपनी हूँ, मैं तो कोई इंडिविजुअल हूँ नहीं, मैं तो टैक्स नहीं भरता। कंपनी हो, ये देखो कंपनी हमने कवर कर रखा है, फर्म हो, ये देखो कवर कर रखा है, टैक्स दो भाई। अब हमने पर्सन के बारे में पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब पढ़ लिया।
इनकम भी देख ली थोड़ी बहुत कि इनकम क्या होती है। अब देखते हैं कि इनकम के सोर्स क्या हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब पर्सन को डिफाइन करा गया है वो भी इतने अच्छे से, तो सोर्सेज ऑफ इनकम भी तो होंगे ना कहीं ना कहीं। तो आइए वो देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो बेटा इनकम टैक्स एक्ट में ना इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। कितने हिस्सों में? 5। इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। पहला क्या है? सैलरी। सबको पता है सैलरी क्या होती है। जो भी जो भी कोई मतलब किसी के यहाँ काम करता है तो बदले में सैलरी लेता है, फ्री में तो कोई काम नहीं करता। तो गवर्नमेंट सैलरी पे टैक्स लगा देती है कि जी आपने सैलरी कमाई है, लाओ हमारा टैक्स दे दो। क्यों दे दो टैक्स? भाई जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो इंडिया में सिचुएटेड है ना, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है ना, इंडिया की ज़मीन यूज़ कर रही है, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है, इंडिया का पानी यूज़ कर रही है, तो हमें टैक्स दो। तो इस पे सैलरी पे टैक्स लगा दो। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी घर जिससे आपको रेंट आ रहा हो, कोई भी घर है आपने किराए पे चला रखा है, उस पर से आपको रेंट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लाओ भाई टैक्स दो, गवर्नमेंट आ गई, सैलरी पे भी टैक्स लगा दिया, हाउस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगा दिया। ठीक है, कोई बंदा सैलरी कमा रहा है, कोई बंदा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा है, टैक्स लगा दो। अब कोई इंडिविजुअल है, वो सैलरी भी ले रहा है, उसके पास एक घर भी है जिससे रेंट ले रहा है, दोनों पे टैक्स लगा दो, टोटल करके टैक्स लगा दो दोनों पे। ठीक है। तीसरा जो इसमें कवर है, प्रॉफिट एंड गेन्स। ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी प्रॉफिट कमा रहा है, किससे? बिजनेस से। किसी ने बिजनेस खोल रखा है, प्रॉफिट कमाएगा, टैक्स कर दो इस हेड के अंदर। इस इनकम को हमने 5 उसमें बांट रखा है ना। पहला क्या है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP। बिजनेस से कोई इनकम कमा रहा है, टैक्स कर दो। प्रोफेशन से कोई इनकम कमा रहा है, टैक्स कर दो। प्रोफेशन का मतलब क्या? डॉक्टर, ठीक है, या फिर कोई CA हो गया, वो भी अपनी कोई CA अपनी फर्म खोल के बैठा है, प्रोफेशन हो गया ना उसका। वो डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, प्रोफेशन हो गया उसका। वो बिजनेस थोड़ी ना, प्रोफेशन अपना कैरी कर रहा है, उससे प्रॉफिट कमा रहा है, हेड में टैक्स टैक्स लगा दो। चौथा क्या है? कैपिटल गेन। और पांचवा क्या है? अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन का मतलब, कैपिटल गेन का मतलब कोई भी, जैसे आपने कोई अपनी, आपके पास कोई एसेट है, एसेट का मतलब तो सब समझते हैं ना। कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, उसको बेच के आपने कुछ पैसे कमा लिए, पैसे कमाए हैं ना, गवर्नमेंट कहेगी लाओ भी टैक्स ले लो। बेटा गवर्नमेंट को हर चीज़ के ऊपर टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को चाहे आप पैसे कैसे भी कमाओ, सैलरी से कमाओ, घर के किराए से कमाओ, बिजनेस के प्रॉफिट से कमाओ, प्रोफेशन के प्रॉफिट से कमाओ, कैपिटल से गेन से कमाओ, कोई अपनी गाड़ी बेच के कमाओ, अपनी हीरे जवाहरात सोना चांदी बेच के कमाओ, घर बेच के कमाओ, कुछ भी बेच के कमाओ, कैपिटल गेन से टैक्स ले लो। अगर इन चारों में भी फिर भी गवर्नमेंट को चैन नहीं आया, अगर इन चारों में भी कुछ कवर नहीं होता ना, तो उसे वो अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। इन चारों में कवर नहीं है, कोई नहीं, हम हैं ना, ये अदर सोर्सेज का मतलब यही होता है, मैं हूं ना। सैलरी में कवर नहीं है,
हाउस प्रॉपर्टी में होगा। इसमें भी कवर नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है। मतलब चारों में ही नहीं है, कोई बात नहीं। मैं हूं ना। जो उसका कोई नहीं होता उसका ये होता है। जिस इनकम का कोई घर नहीं होता उसका ये घर होता है। हाँ बेटा, ये घर है, ये 5 घर है इनकम के, जिसे हम कहते हैं इनकम हेड। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी हेड, कैपिटल गेन हेड, अदर सोर्सेज हेड। इन जिसका कोई नहीं होता ना उसका अदर सोर्सेज होता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। कोई बंदा जॉब कर रहा है, जॉब करके सैलरी ले रहा है, टैक्स कर दो सैलरी हेड के अंदर। किसी बंदे के 4-5 मकान है, घर बैठ के किराया ले रहा है, हेड टैक्स कर दो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। किसी बंदे का अपना बिजनेस है, प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस से, टैक्स कर दो पीजीबीपी हेड के अंदर। कोई बंदा प्रोफेशन है, डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, अपनी फर्म खोल के बैठ के प्रॉफिट या गेन कमा रहा है, हेड कर दो पीजीबीपी के अंदर। कोई बंदा कुछ काम नहीं करता लेकिन उसके पास भाई 10-12 गाड़ियां खड़ी हैं, उसको बेचता है, पैसे कमा लेता है। अपने सोने चांदी बेचता है, पैसे कमा लेता है। घर बेच देता है, पैसे कमा लेता है। टैक्स कर दो कैपिटल गेन के अंदर। कुछ भी नहीं कर, कोई मतलब कोई इनकम है, जैसे कि समझ लो आपने इनकम कमाई लॉटरी से, इसके अंदर अदर सोर्सेज के अंदर कर दो। आपने इनकम कमाई डिविडेंड इनकम, इसके अंदर कर दो। इंटरेस्ट इनकम इसके अंदर हेड कर दो। जिसका कोई नहीं होता उसका ये होता है। लेकिन हर इनकम का कोई ना कोई तो जरूर होता है, जब भी गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। मेरे ख्याल से अब तक की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। हमने इस वीडियो में एक ओवरव्यू दिया कि टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हमने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना शुरू करा। उससे पहले हमने आपको अभी तक इनकम टैक्स के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है या फिर कुछ उन टर्म्स के बारे में बताया है, जैसे कि पर्सन के बारे में, एसएससी के बारे में, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। समझ में आया? आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इस वीडियो को देखो, कुछ समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट मिल जाता है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कुछ अर्जेंट ही है तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उस ईमेल आईडी पे मेल करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा ईमेल पे। ईमेल आईडी है nbclasses112@gmail.com। nbclasses nbclasses112@gmail.com। इस पे मेल करो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। कमेंट बॉक्स पे भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को देखो। बेसिक्स थे ये, कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स और रह गए हैं, अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।